मेजर सिलेबस से भी अगर अच्छे से तैयारी की जाए। और एक और चीज़ है, नेगेटिव मार्किंग का बहुत ध्यान रखो। क्लियरिंग द एग्जाम इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस प्रॉपर्ली करके जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके चांसेस हैं। एंड मैं एक एनजीओ में काम करती थी उस टाइम। कैसे आपका क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड मतलब क्या चीज़ है जो आपको लगा कि हाँ ये अगर करते हैं तो स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम इंक्रीज हो जाती है। आई थिंक डीजेएस में स्पेसिफिकली क्वेश्चन पेपर एनालिसिस प्रॉपर्ली करके जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है एंड बहुत कॉन्सेप्चुअल है और बहुत थोड़ा सा टेक्निकल भी है। तो और बिल्कुल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस बाकी किसी स्टेट में जनरली नहीं पूछे जाते। तो मैंने उसके क्वेश्चन पेपर्स को बहुत डिटेल में एनालाइज़ किया था, एक एक पेपर का पैटर्न मैंने देखा था और एक एक पेपर में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे फोकस करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो एक एक पेपर का फोकस है एंड विद इन दो सब्जेक्ट्स कौन से टॉपिक्स हैं जिनका फोकस होना चाहिए, वो बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया था और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन को प्लान किया था। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट वर्कड फॉर मी। सो अभी आपके टाइम पे जो एग्जाम का सिलेबस था जुडिशरी दिल्ली जुडिशरी का, तो कम्प्लीटली चेंज हो गया था, मतलब चेंज इन द सेंस कि काफी चीजें ऐड हुई हैं। सो उससे कितना इफेक्ट हुआ? थैंकफुली बिकॉज हम लोग फर्स्ट बैच थे तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, बिकॉज उन लोगों ने क्या किया कि दे गेव अस इजी क्वेश्चंस फ्रॉम द न्यू सब्जेक्ट्स बट वी डोंट नो प्लस ऑप्शंस आल्सो। हाँ, देयर वाज एन इंटरनल चॉइस आल्सो। सो प्रीलिम्स में आई थिंक 3-4 न्यू सब्जेक्ट्स ऐड हुए थे एंड उनमें से थोड़े थोड़े से क्वेश्चंस ही आए थे। आई थिंक जस्ट कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट था जिसमें से 10 क्वेश्चन आए थे, बट दे वर ऑल्सो डायरेक्टली फ्रॉम द बेयर एक्ट। और पॉक्सो एंड आई थिंक देयर वाज द अदर वाज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, राइट। सो उनमें से बहुत थोड़े थोड़े क्वेश्चन आए थे, 5-3 क्वेश्चन ऐसे ही आए थे। तो वो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन दिए थे, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया था, तो दैट वाज डूएबल। मेंस में इन एवरी पेपर देयर वर न्यू सब्जेक्ट्स दैट वर एडेड। पेपर 1 जो सिविल लॉ 1 था उसमें आई थिंक मेजरली जो न्यू सब्जेक्ट्स थे देवर आई थिंक कैन वी डिस्कस लाइक स्टेज वाइज, है ना? सो प्रीलिम्स के अंदर हमारे 4 सब्जेक्ट्स ऐड हुए थे। एलएलपी एक तो हुआ, एक कमर्शियल कोर्स हुआ, पॉक्सो हुआ एंड एक और कोई हुआ था ना, तो लीगल जीके कर दी थी। अच्छा वो जीके की जगह लीगल जीके कर दिया। सो आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस अभी भी जो मेजर जो सिलेबस मतलब मेजर जो क्वेश्चंस पूछे गए वो मेन सिलेबस से ही आया। दैट मींस 160-170 क्वेश्चंस मेजर सिलेबस से ही थे एंड 30 इनफैक्ट 30 सीपीसी से, 30 सीआरपीसी से आए थे और बाकी जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं आईपीसी एविडेंस उनमें से 20-25 क्वेश्चंस, तो मेजर चंक वहीं से आया था। एंड कट ऑफ वाज इन जनरल कैटेगरी 128। सो दैट मीन्स अगर मेजर सिलेबस से भी अगर अच्छे से तैयारी की जाए तो प्रोबेबिलिटी तो है कि क्लियर हो सकता है। एंड माइनर सिलेबस माइनर सब्जेक्ट आई स्टिल फील कि वो ना फ्री के मार्क्स है तो उसको भी कवर कर ही लो। हाँ, इट्स वेरी इजी। एलएलपी इज आल्सो इजी। या तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं तो उसको कर लो बिकॉज वो फ्री के मार्क्स है। डोंट थिंक कि नहीं होगा, सीपीसी सीआरपीसी करना है, ये भी कर लो बिकॉज ये आराम से हो सकते हैं कवर। तो दैट प्लस इसमें प्रोबेबिलिटी की ये भी होती है कि इजी क्वेश्चंस आते हैं कंपैरेटिवली, है ना? जैसे सीपीसी सीआरपीसी में तो टेक्निकल चीजें पूछ सकते हैं, इसमें तो क्या मतलब इतना ज्यादा टेक्निकल तो क्या ही पूछेंगे। तो वो था। एंड सीपीसी सीआरपीसी में से भी लाइक यू सेड थोड़े टेक्निकल थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो बेयर एक्ट से मैंने पढ़ा था मेनली और क्वेश्चन बैंक्स बहुत सॉल्व किए थे। फिर मैंने थोड़ा सा लाइक ऑब्वियसली यू टू अप्लाई योर माइंड अ लिटिल बिट मोर दैन यू डू इन अदर प्रीलिम्स बिकॉज थोड़े से लाइक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं डीजेएस में। एंड एक और प्रॉब्लम ये है कि सीपीसी सीआरपीसी स्पेशली आई थिंक सीआरपीसी के क्वेश्चंस बहुत लंबे आए थे। जिन्होंने भी दिया है पेपर यू वुड नो, क्वेश्चन ही लंबा था, ऑप्शंस भी लंबे थे, तो उसे पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा था। एंड आई थिंक डीजेएस प्रीलिम्स में मेन चैलेंज टाइम कंस्ट्रेंट ही है। द डिफिकल्टी लेवल इज़ मैनेजेबल अगर आप प्रिपेयर करके जाओ। टाइम की वहाँ बहुत कमी फील होती है, तो आते हुए क्वेश्चन भी कई लोगों के रह जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट। जैसे अभी हरियाणा एडीए का भी एग्जाम आया था एंड आपने देखा पेपर? सो कितने लेंथी क्वेश्चंस हैं। सो आई थिंक इतने लेंथी तो नहीं आते दिल्ली के अंदर, थोड़ा मैनेजेबल है वो फिर भी, लेकिन क्योंकि टाइम बहुत कम है, 2.5 आवर्स का 2.5 आवर्स 15 मिनट्स रीडिंग टाइम भी मिलता है, फिर भी टाइम कम रहता है। 15 मिनट्स था इस बार रीडिंग टाइम। सो 2 आवर्स 15 मिनट्स हो गए, तो उसके अंदर 2.5 आवर्स 45 मिनट्स हो गए एंड देन उसके अंदर 200 क्वेश्चन करना और फिर वो प्रेशर, तो ऑब्वियसली मतलब उसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। हाँ, तो अगर सॉल्व नहीं कर रखे हैं पेपर अच्छे से तो दिक्कत है। टाइम बाउंड मतलब मैनेजमेंट, है ना, वो प्रॉपर टेस्ट की तरह एग्जाम की तरह नहीं उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और एक और चीज़ है, नेगेटिव मार्किंग का बहुत ध्यान रखना है बिकॉज हाँ 0.25 नेगेटिव है। हरियाणा में तो वैसे वही वो थोड़ा और कम हो जाता है वही।
तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोग ये सोच के नहीं जाते कि हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए. बिफोर यू सिट फॉर द प्रीलिम्स यू शुड नो कि कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आओगे. वो एक कैलकुलेशन होती है दैट यू कैन डू. तो जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था डीजीएस का, ये मेरा सेकंड था बाय द वे. फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था बिकॉज आई हैड जीरो प्रिपरेशन एट दैट टाइम एंड मुझे ये भी नहीं आइडिया था कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. तो नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में मैंने बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए. तो अगर आप ज़्यादा करोगे तो नेगेटिव में जाएंगे, कम करोगे तो कट ऑफ भी नहीं होगी. तो देयर इज़ अ कैलकुलेशन दैट आई डिड दिस टाइम विच हेल्प मी. बेसिकली मैंने क्या किया था, मैंने पिछले 5 साल की कट ऑफ देख ली कितनी आती है. उसके हिसाब से एक रफ एक एस्टिमेट आप निकाल लो कि इस बार कितने स्कोर तक सेफ रहेगा. मतलब इस बार का मैंने गेस किया था, ठीक है 130 तक अगर आ जाए तो सेफ रहेगा. 130 है ना, हाँ इस बार 128 थी कट ऑफ. तो मैंने अज्यूम किया कि 130 तक मार्क मोस्टली 120 ही जाती है कट ऑफ, क्योंकि दैट इज द क्वालिफाइंग मार्क्स. 60% तो वैसे ही चाहिए ना यहाँ पे, अदरवाइज जनरल कैटेगरी में 60% और वो होती ही नहीं है, वो कब आती नहीं है. तो इसलिए 120 ही जाती है कट ऑफ. इस बार इंक्रीज हो गई थी. इनफैक्ट एक दो स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी, वो इसी चक्कर में थे कि 120 ही लाने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर. वो दिक्कत आ गई. मतलब इतना भी हमें प्रिसाइज नहीं होना चाहिए कि सुपर टेक्निकल होकर के 120 आते तो 120 ही करके आएंगे. तो वहाँ वो रिस्क हो जाता है. फिर अगर हम थोड़ा सा तो मार्जिन रखना चाहिए. 130 मार्जिन रखा था. एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी रेट कितनी है. जब आप 100 क्वेश्चंस करते हो तो उसमें से कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं, वो हर किसी की डिफरेंट होती है. correct. तो उन दोनों फिगर्स को यूज़ करके यू कैन कैलकुलेट कि आपको कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं. तो उस हिसाब से आई डिसाइडेड कि मैं सिर्फ 170 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करूँगी. एंड फाइनली मैंने आई थिंक 169 अटैम्प्ट किए थे और मेरा टोटल स्कोर बन गया था 144. आराम से आई वाज कंफर्टेबली विद इन द कट ऑफ. तो बिकॉज आई हैड डन दैट कैलकुलेशन बिफोर हैंड. तो ये दो चीज़ें आप ज़रूर देख के जाना डीजीएस प्रीलिम्स के पहले, 5 years पहले की कट ऑफ एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस डू यू जनरली गेट राइट व्हेन यू सॉल्व एनी प्रीलिम्स. So how important is case loss in prelims? I don't actually remember. लेटेस्ट है या मतलब लैंडमार्क या So there were some questions in the GK portion, I think 1 or 2 questions on like some landmark judgments or some recent judgments. But otherwise ऐसे मैंने बहुत ज़्यादा case law based question prelims में नहीं देखे. कभी कभी आ जाते होंगे maybe, but it's not like a. ओके. सो प्रीलिम्स में तो मोस्टली आई थिंक इसी तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, लाइक बेयर एक्ट एंड देन क्लासेस. ठीक है, थोड़ी जो नोट्स बनाए हैं और लीगल जीके के लिए आपने बताई दिए टॉपिक्स इंपॉर्टेंट. सो इसका मतलब ये है कि प्रीलिम्स तो आराम से क्लियर कर सकते हैं अगर तैयारी अच्छे से कर ले तो, है ना. एंड बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मेंस, खास करके दिल्ली जुडिशरी में, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो इंटरव्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंस ही होता है, क्योंकि इंटरव्यू मोस्टली वही मार्क्स रखते हैं. सो मेंस के लिए हमारे यहाँ पे 4 पेपर्स होते हैं, सिविल 1, 2 एंड क्रिमिनल एंड लैंग्वेज, जीके लैंग्वेज. सो अगर आपको क्या लगता है कि मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट में मतलब कहाँ पे ज़्यादा स्कोर लिया जा सकता है, मतलब मार्क्स कहाँ पे ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है? आई थिंक पेपर 1 में सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं जीके लैंग्वेज. तो मैंने प्रीवियस ईयर लोगों के रिजल्ट्स एनालाइज किए थे बिकॉज आई वाज वेरी डीपली इन्वेस्टेड इन डीजीएस. तो मैंने बहुत एनालिसिस किया था. पेपर 1 250 मार्क्स का आता है, ठीक है, जीके लैंग्वेज. बाकी सारे पेपर्स 200 मार्क्स के आते हैं. तो ऑलरेडी फर्स्ट पेपर का वेटेज ज़्यादा है. सेकेंडली फर्स्ट पेपर का सिलेबस सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. बाकी सबका डिफाइंड है, एक पैटर्न है, बट फर्स्ट पेपर का बहुत फ्लेक्सिबल है. एंड सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स जीके छोड़ के जाते हैं. सो दैट्स एन एरिया वेयर यू कैन गेट अहेड ऑफ अदर कैंडिडेट्स. और मैंने ये भी नोटिस किया कि जिस कैंडिडेट के भी पेपर 1 में अच्छे मार्क्स आते हैं उसका हमेशा सिलेक्शन होता है. दिस इज समथिंग दैट सार्थक का भी ऐसे हुआ था, ही स्कोर्ड द हाईएस्ट. हाँ 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 वही तो पेपर, बिकॉज हो सकता है लॉ पेपर में आप कुछ गड़बड़ कर भी दो तो भी पेपर 1 विल सेव यू बिकॉज उसका वेटेज इतना ज़्यादा है. तो एंड अगेन इट्स स्कोरिंग ऑल्सो, उसमें मार्क्स ईजिली मिलते भी हैं. इट्स जस्ट दैट पीपल डोंट स्टडी फॉर इट. इट्स नॉट कि बहुत स्ट्रिक्ट इवैल्यूएशन होती है, ऐसा कुछ नहीं है. पेपर 1 में मार्क्स मिलते हैं लोगों को. इनफैक्ट इस बार हाईएस्ट आई थिंक 230 आउट ऑफ 250 थे. 230 मतलब ये लॉ में तो कभी भी नहीं मिलेंगे. Exactly. So it is possible to score that much. या स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू क्वालिफाई अदर एग्जाम्स बट दिल्ली उनका क्लियर हो जाता है अगर उन्होंने प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर कर रखा है, अपनी तैयारी उस हिसाब से कर रखी है. तो दे आर स्टूडेंट्स हु क्लियर दिल्ली जुडिशरी, जबकि उनका बिहार भी नहीं हो पाता, है ना. सो ऐसा नहीं है कि बिहार बहुत आसान है, ये मत सोचना. पर कहने का मतलब कि अगर आप तरीके से अपना प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना करके तैयारी करो तो हो सकता है. और मेहनत तो करनी पड़ेगी, टाइम तो लगाना पड़ेगा, बिना उसके तो कैसे होगा. सो आपने क्वेश्चंस की लिस्ट कैसे निकाली, मतलब प्रीवियस ईयर ही बस और कुछ नहीं? मेनली वो, फिर आपकी टेस्ट सीरीज मैंने की थी, वो तो लॉकडाउन के टाइम जब मैं प्रिपेयर कर रही थी.
तो उसमें से बहुत कुछ कवर हो गया था। और प्रीवियस ईयर पेपर सीधे मेनली मेरा सोर्स। मेन तो PYQs होते हैं, है ना? एक सिंगल्स की एक बुक आती है जिसमें नहीं, एक सारी वाली होती है। एक और है डीजेएस की स्पेसिफिकली, जिसमें डीजेएस के चारों पेपर दिए होते हैं। तो जीके और लैंग्वेज के पेपर अगर आपको देखने हैं वो उस बुक में मिलते हैं। वो बस उसमें सिर्फ क्वेश्चन पे सिंगल्स की आती है, हाँ, छोटी सी बुक है वो। वो सभी स्टेट्स के लिए बनाता है सिंगल्स। तो वहाँ पे हाँ, उसमें आपको फिर लैंग्वेज के भी मिल जाएंगे। वो बुक ले सकते हो, बिकॉज वो थोड़ी सी, दैट्स नॉट इवन एक्सपेंसिव आई थिंक। उसमें सब मिल जाएगा, तो पूरा पेपर आप एक बार में बैठ के सॉल्व करना है तो कर सकते हो। वो तो तब होगा जब सारा सिलेबस आप कंप्लीट होने के बाद ऑब्वियसली, हाँ, मतलब वो ऑब्वियसली वंस यू गेट कंफर्टेबल विद द एंटायर सिलेबस। या देन सिविल लॉ 2 में भी कुछ चीज़ें थी जो इस बार ऐड हुई थी। तो सिविल लॉ 2 में पहले CPC वॉज द मेन फोकस, एंड इस वजह से पीपल वर लिटिल स्केयर्ड ऑफ इट बिकॉज CPC का इतना वेटेज था। CPC के अलावा इसमें लिमिटेशन, रजिस्ट्रेशन और एविडेंस आता है। एविडेंस का जस्ट द नॉन क्रिमिनल लॉ पार्ट। तो बाकी सारे तीनों छोटे सब्जेक्ट्स हैं और एक CPC है जो बड़ा सब्जेक्ट है। तो अब तक ऐसा होता था कि इस पेपर का फोकस वॉज ओनली CPC, बट अब इसमें आर्बिट्रेशन ऐड हो गया है एंड ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स ऐड हो गया है। तो अब इसका थोड़ा आई थिंक ये बैलेंस हो गया है, और इस वजह से इस साल ये पेपर बहुत स्कोरिंग बन गया था। पीपल स्कोर्ड द हाईएस्ट इन दिस पेपर। तो आई थिंक आगे भी शायद ये पॉसिबल है। आई हैव आल्सो सीन दिल्ली जुडिशरी में स्टूडेंट्स के आंसर शीट्स में देयर आर स्टूडेंट्स जहाँ पे वो इशू नहीं ढंग से फ्रेम कर पाते ना, वो बस इतना ही इशू बनाते हैं, व्हाट विल बी द लायबिलिटी ऑफ सच एंड सच पर्सन। सो अगर कहीं पे आप ऐसे आपको लग रहा है बिल्कुल ही स्ट्रक हो गए हो, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे नहीं उसके मार्क्स नहीं मिलते। तो जब आपका इशू नहीं बन पा रहा है, आपको लग रहा है कि यार नहीं ये तो अब इतना कनेक्टेड है और इतना फैक्चुअल है, एक्चुअल में वो फैक्चुअल ज्यादा बन जाता है, तो उसमें आपको लॉ पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली सारे लॉस को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब प्योर फैक्चुअल क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप सिंपल लायबिलिटी का भी इशू बना सकते हो, व्हाट विल द लायबिलिटी ऑफ सच एंड सच पर्सन, आप ऐसे भी लिख सकते हो। उसमें मतलब उसके भी मार्क्स मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई, जैसे हम लिखते हैं ना कि लीगल इश्यूज बनाना होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में ही लीगल इशू बनेगा, तो इसका और कोई दूसरा सॉल्यूशन ही नहीं है। तो इस पेपर के लिए मैंने जो MP में प्रिपरेशन की थी, जजमेंट, MP में एक जजमेंट राइटिंग का पेपर आता है, उस पेपर की प्रिपरेशन वाज वेरी यूजफुल फॉर दिस पेपर, बिकॉज उसमें हमें एग्जैक्टली ये सब चीज़ें सिखाते हैं, एविडेंसेस कैसे अप्रिशिएट करना है, बिकॉज बहुत सारे छोटे पॉइंट्स होते हैं क्वेश्चन में, एंड यू हैव टू एड्रेस ऑल ऑफ दैट इन योर आंसर। वो छूट गए तो वो नंबर काट देते हैं वो, तो आई वॉज लिटिल केयरफुल अबाउट दैट। तो दैट वाज द थिंग, थोड़ा टेक्निकल चीज़ें थोड़ी पढ़नी पड़ती हैं वही इस पेपर के लिए। और इसके अलावा आपने कुछ और एक्स्ट्रा? मेनली आई थिंक मेनली यही सब चीज़ें थी जो मैंने कहा। रीसेंट केस लॉज यूज़ किए थे आंसर्स में। हाँ, रीसेंट केस लॉ से सपोर्ट किया था। ट्राई करो कि कोई इंटरकनेक्टेड प्रोविजन अगर लिख सकते हो तो वो भी लिख दो, और नीटली लाइक ऑर्गेनाइज करके आंसर लिखना, बस जनरली वही है। एंड रीजनिंग सही लिखना, एनालिसिस करके लिखना प्रॉपर, ये नहीं। और हाँ, दिल्ली मेंस में ये ओपन बुक एग्जाम होता है, तो द बेयर एक्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। बेयर एक्ट मिलती है तो डायरेक्टली सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो रेलेवेंट पार्ट है सेक्शन का वो लिख दो, दैट्स इनफ। यू डोंट हैव टू कॉपी द एंटायर सेक्शन, उसके कोई मार्क्स, उसको मार्क्स मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो बेयर एक्ट ही साथ में दे रहे हैं। दिल्ली जुडिशरी, दिल्ली, हरियाणा, देन हिमाचल, इन तीनों स्टेट्स में मिलती है, पंजाब, है ना, ये 4 स्टेट्स में मिलती हैं बेयर एक्ट्स, और किसी स्टेट में नहीं मिलती। और चारों ही स्टेट्स के अंदर एक्सपेक्टेड, मतलब एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट ये करेगा कि आप पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करोगे सेक्शन, उसका कोई पॉइंट ही नहीं होगा। अगर आप अगर वो FIR का क्वेश्चन पूछ रहा 154 CRPC पूरा कॉपी पेस्ट कर दोगे, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग द आंसर। सो हाँ, राजस्थान में आप ये कर सकते हो पूरा सेक्शन, क्योंकि वहाँ पे 2 मार्कर के क्वेश्चन होते हैं। MP के अंदर आप, हाँ, वहाँ पे तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको सेक्शन पूरा अच्छे से रटा हुआ है आपने, तो अगर आप वो पूरा एज इट इज लिखोगे तो उसके मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। पर जहाँ जिस स्टेट्स में बेयर एक्ट्स वो दे रहे हैं, वहाँ पे अगर आप पूरा बेयर एक्ट ही लिखोगे तो उसका कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे। वहाँ पे सिर्फ कीवर्ड, जैसे हम आंसर्स अपनी क्लासेस में भी करते हैं, मैं कीवर्ड्स को कोट करता हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमास में, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं, वैसे ही करना पड़ेगा, आपको कीवर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे। तो आई थिंक वही सफिशिएंट होगा, पूरा सेक्शन लिखने का तो कोई पॉइंट नहीं। और ऐसे बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर्स लिखना, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन या डिटेल्ड इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, बिकॉज कंप्लीट नहीं होगा अदरवाइज पेपर। या और वो क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं ना, थोड़े अनकन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो दिल्ली का भी पेपर जब हुआ था, उसके बाद मैंने मेंस के क्वेश्चंस में देख रहा था, ऑल्दो आई हैव नॉट रेड ट्रेडमार्क्स एक्ट, ठीक है, सो मैं क्वेश्चन देख रहा था तो मैं सॉल्व कर पा रहा था,
ऑन द बेसिस ऑफ लाइक लीगल नॉलेज विच आई हैव, मे बी CPC SRA, जो भी एग्जैक्ट मेरे को अभी याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया। लेकिन मैं देख रहा था कि क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। अगर आप अदरवाइज भी, अगर आपने वो पूरा एक्ट नहीं भी पढ़ा हुआ तो भी आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि वो अल्टीमेटली रीजनिंग है आपकी, ठीक है। उस पर ज़्यादा, हाँ, अगर देखो, अगर सेक्शंस लिखोगे तो ऑब्वियसली आपको एडवांटेज तो मिलेगी। जो स्टूडेंट सेक्शन उस एक्ट का नहीं लिख रहा, ट्रेडमार्क्स का सपोज, और जो लिख रहा है उसको एडवांटेज तो मिलेगी ना, जो लिख रहा है। लेकिन रीजनिंग से भी काम चलेगा, प्लस ऑप्शंस भी हैं, तो इसलिए घबराने की भी ज़रूरत नहीं है कि नए लॉज ऐड हो गए तो हम कैसे करेंगे। उसकी तैयारी करो, अभी हमारे पास टाइम है, तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तब तक का टाइम है, तो आप उसको प्रिपेयर करो। उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करो जहाँ पे आपको लगता है कि मैं ज़्यादा स्टूडेंट से ज़्यादा बाकियों से मैं एज ले सकता हूँ, क्योंकि CPC CRPC तो हर कोई पढ़ के आएगा। लैंग्वेज पेपर, वहाँ पे काम करो। ये जो नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं उन पे वर्क करो, वहाँ पे आप अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि वो उनमें से कुछ तो प्रीलिम्स में भी आने हैं, एटलीस्ट वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। मेंस वाले में ऑप्शन अभी तक है, अब क्या होगा कुछ नहीं पता। तो कल अगर ऑप्शंस हट गए तो हम फिर ब्लेम करेंगे कि यार देखो फिर से सरप्राइजिंग पेपर दे दिया, जैसे ADA के अंदर हमने करा ना, कि देखो हरियाणा ADA में क्या करा। क्योंकि ये तो देखो ना कि जो पढ़ रहा है उसका क्लियर तो हो ही रहा है ना, मतलब क्लियर तो हम में से कोई ना कोई कर रहा है। अभी ADA के अंदर अभी जो रिजल्ट आया, पेपर वॉज एक्चुअली सरप्राइजिंग, बट स्टूडेंट्स ने क्लियर तो करा है। उनको आई थिंक 4 टाइम्स लेने थे, उससे ज़्यादा ही लिए, क्योंकि वो ब्रैकेट उसका वो मार्क्स का बन रहा होगा। तो आई थिंक 200 प्लस जितने भी थे, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक 54 सीट्स हैं, तो 200 कितनी 216 को लेना था, लेकिन लिया आई थिंक 227 या 228 लोगों को ले रखा है। तो इसका मतलब क्लियर तो हुए हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि वो क्लियर ही नहीं कर पाए। तो क्लियर होते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हो। ये सरप्राइजिंग पेपर, आप अपनी तैयारी करो ना, कि जब पता है कि सरप्राइज मिल सकता है, तो फिर भी हम अगर यही सोच के बैठ जाएं कि यार ये तो चल ऑप्शन में आएगा, इसको छोड़ ही देते हैं, तभी देख लेंगे, है ना। तो हम लोगों के बैच का सोचो, हमें वो पूरा नया सिलेबस, हाँ, आपके लिए तो बिल्कुल ही नोटिस पे, और उनको कोई ना पता था कि ये ऑप्शन आने वाला, चलो वो तो किस्मत थी, ऑप्शन आ गया, चलो उसको छोड़ दिया फिर। पर जरूरी नहीं है ना कि हर बार ऑप्शन आ जाएगा, तो कहीं नहीं लिखा, डिफाइन तो है नहीं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, कितने सेक्शन, कितने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछेंगे, या ऑप्शंस देंगे या नहीं देंगे, ऐसा कहीं भी डिफाइन तो है नहीं। तो इसलिए आप अपनी तैयारी अकॉर्डिंगली रखो ना, कि जिससे कि कल ऐसा ना हो कि सरप्राइज मिल जाए, आपको लगे यार ये तो सरप्राइजिंग पेपर है। क्योंकि आप सोचो, अगर आपको उस दिन वो सरप्राइजिंग पेपर लगा तो आपको वो पेपर तो गया, और आप एक साल फिर पीछे हो जाओगे। तो जब हमारे पास अभी से टाइम है, तो हम क्यों नहीं उन सरप्राइजिंग पेपर के लिए अभी से तैयारी करके बैठ जाए। तो मेरी अप्रोच ये रहती थी कि मैं एग्जाम के रिक्वायरमेंट से 2 स्टेप आगे रहूँ हमेशा। ऐसा नहीं कि इतना ही पढ़ के जाना है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, सो दैट ऐसे कोई भी कंटिजेंसी आए तो यू आर एबल टू मैनेज। हाँ, तो मतलब वो मैनेज हो जाए, अदरवाइज फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि यार सरप्राइजिंग पेपर था। वो सरप्राइजिंग पेपर जब पता है हो सकता है, और है ना, और इस बार भी हाई एक्सपेक्टेशंस है दिल्ली जुडिशरी से कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, हो सकता है ऑप्शंस हटा दे, हो सकता है इस बार ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे, इजी क्वेश्चन पूछ रहे थे, हमें पता है, हम देखो अभी हम डिस्कशन में ही हमारे यहाँ से बात हो रही है कि गौरी भी कह रही है कि हमारा क्योंकि फर्स्ट बैच था तो इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। इसका मतलब ये है कि हम अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं कि हो सकता है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ लें, तो हम क्यों नहीं अभी से तैयारी करें। देयर आर स्टूडेंट जो कि CPC CRPC IPC रट के बैठे हैं, उनको वो मेरे से पूछते हैं सर अब और क्या पढ़ूं, तो और यही पढ़ो ना यार, जो नए एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उनको क्यों नहीं तैयारी अभी से करके रखते हैं, क्योंकि दिल्ली तो देना ही है ना। हाँ, अगर नहीं देना तो एक अलग बात है, अब जब देना है दिल्ली जुडिशरी, आपका टारगेट है कि आपको दिल्ली में जज लगना है, तो आप उन सब्जेक्ट्स को, अगर आपका CPC CRPC हो गया है तो आप उन सब्जेक्ट्स पे भी वर्क करो। ये कोई ना पूरे टाइम ही आप बेल इन्वेस्टिगेशन पढ़ते रहोगे, और भी तो चीजें हैं वो हर, ये कोई ना सिर्फ एक ही टॉपिक से आपके सारे मार्क्स मिल जाएंगे। अपना लैंग्वेज पेपर को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि लैंग्वेज पेपर दिल्ली जुडिशरी, इनफैक्ट हरियाणा जुडिशरी, दिल्ली जुडिशरी, दोनों में ही लैंग्वेज पेपर से ही आपकी सिलेक्शन होगी, रैंक भी उसी से आएगी। बाकी सब में तो एक एवरेज मार्क्स मिलने वाले हैं, पर अगर आप इन पे वर्क करोगे तो ही आपको बेटर एज मिलेगा। दिल्ली में ऐसा भी है कि हर पेपर में यू हैव टू स्कोर 40% एंड ओवरऑल यू हैव टू स्कोर 50%। तो कोई भी एक पेपर अगर आपका ख़राब हो गया तो हो सकता है कि यू आर आउट ऑफ द रेस। इस बार एक कैंडिडेट के साथ हुआ था, आई थिंक उसके कोई एक सिविल लॉ 1 या क्रिमिनल में कम थे, एंड बाकी पे उसका टोटल बहुत अच्छा है, लाइक हर एग्रीगेट स्कोर इज़ वेरी हाई, बट शी वॉज नॉट कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो मतलब इमेजिन, हाँ, तो दैट्स वाई हर पेपर पे आपको ध्यान देना है। तो और मार्क्स मिल जाते हैं, इट्स नॉट कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती, वो रीड करके प्रॉपरली देते हैं मार्क्स। एंड हाउ अबाउट इंटरव्यू?
She scored, Gauri scored highest marks in interview. So उसमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? सो इंटरव्यू 150 मार्क्स का होता है एंड दिल्ली में जनरली शॉर्ट इंटरव्यू होता है, सिर्फ मेरा सिर्फ 5 मिनट का था और उसमें भी मुझसे 10 क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने. बट कुछ लोगों से, हर किसी का अलग एक्सपीरियंस था, मेरे से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे थे. तो 5 मेंबर्स होते हैं इंटरव्यू पैनल में, 3 हाई कोर्ट जजेस, दे आर द बेसिकली चीफ जस्टिस सर के बाद जो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सबसे सीनियर मोस्ट जजेस. एंड तो आप पहले से देख सकते हो कि कौन होंगे आपके पैनल में. एंड ऑल्सो आई थिंक एक लॉ सेक्रेटरी सर और आई थिंक चीफ सेक्रेटरी, आई गेस 2 नॉन जुडिशियल मेंबर्स बेसिकली. कई स्टेट्स में ऐसा होता है कि जैसे एमपी में होता है कि इंटरव्यू के पहले आपसे एक फॉर्म फिल करवाया जाता है अबाउट योर सेल्फ, जिसमें आप अपनी डिटेल्स लिखते हो. दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है. दिल्ली में प्रीलिम्स के टाइम हम जो फॉर्म सबमिट करते हैं वो सेम फॉर्म की कॉपी पैनल के हाथ में होती है. ये बात ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, मुझे इस बार पता चला बिकॉज मैंने एक कुछ मेंशन किया था अपने फॉर्म में विच वन ऑफ द पैनलिस्ट आस्क्ड मी. सो नेक्स्ट टाइम जब डीजीएस की वैकेंसी आती है, व्हेन यू आर फिलिंग द फॉर्म फॉर प्रीलिम्स, उसको केयरफुली फिल करना, क्योंकि हो सकता है आपके इंटरव्यू बोर्ड में वही फॉर्म वो लोग यूज़ करें. तो उसमें एक सेक्शन होता है वेर यू कैन राइट अबाउट योर सेल्फ, योर अचीवमेंट्स वगैरह, तो वो केयरफुली फिल करना. तो मैंने उसमें एक पेपर लिखा था, जो एक पेपर जो मेरा पब्लिक, मतलब वो चीज़ें मेंशन करनी चाहिए जिसमें ज़्यादा आपको ज़्यादा नॉलेज है उसके बारे में, आप, क्योंकि अगर वो क्वेश्चंस आए तो आप कर पाओ, है ना. एंड वो चीज़ें शायद नहीं लिखनी चाहिए जो आपके पास सर्टिफिकेट्स तो हैं पर यू आर नॉट हैविंग वेल कनेक्टेड नहीं है वो टॉपिक्स आपके लिए, तो वो चीज़ें शायद स्किप कर देनी चाहिए. तो जस्ट बी केयरफुल व्हेन फिलिंग दैट प्रीलिम्स का फॉर्म. तो वो मुझसे उसमें मैंने कोई आर्टिकल मेंशन किया था, तो आई वाज आस्क्ड कि अच्छा क्या ओपिनियन है आपका इस इशू के बारे में, दैट्स इट. बट वैसे व्हेन आई वॉक्ड इनटू द इंटरव्यू रूम, इवन बिफोर आई हैड सेटल्ड डाउन, मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा विच वाज दे सेड कि 3 ऑप्शंस दे रहे हैं हम लोग आपको, इनमें से किसे नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स मिला था, ये बताओ. अभी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और मैं मेंटली रेडी भी नहीं थी, मतलब मैं सेटल ही नहीं हुई अपने सीट में और ये क्वेश्चन आ गया. एंड जो फर्स्ट 2 ऑप्शंस थे मैंने वो ऑनेस्टली सुने नहीं क्या थे. थर्ड ऑप्शन था प्रोफेसर अमर्त्य सेन, तो मैंने कहा था प्रोफेसर अमर्त्य सेन, तो आई डोंट नो फर्स्ट ऑप्शन कहीं अभिजीत बैनर्जी वगैरह थे, आई डोंट नो, बट जो भी था. देन ही मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओके हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो मैंने आंसर किया. देन हु वाज द सेकंड वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो अब मुझे लग रहा है कि ये ऐसे ईजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, बिकॉज आई वॉज रियली प्रिपेयर्ड कि लॉ क्वेश्चन पूछेंगे, मैंने CPC CRPC सब पढ़ा था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आया ओके हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इट जस्ट बिकेम ईजियर एंड ईजियर विद एवरी क्वेश्चन. एंड हर बार ऐसे हो रहा था कि ही वॉज टेकिंग अ लॉन्ग पॉज बिफोर एवरी क्वेश्चन. तो जैसे हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो द थिंग इज कि जब वो फर्स्ट बोलते हैं तो हम लोग बहुत सोचने लगते हैं ना, हमारा ब्रेन उस टाइम पे वैसे ही वी आर वेरी कि पता नहीं क्या क्या पूछने वाले हैं. मैं सब कुछ रिवाइज करी थी अपने ब्रेन में इन दोस 10 सेकेंड्स और फिर कुछ बहुत ईजी सा ही वाज आस्किंग. तो पहले के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे. देन मैंने जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, आई वॉजंट वर्किंग, आई वॉज जस्ट फुली प्रिपेयरिंग, बट उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग. तो मेरे एप्लीकेशन फॉर्म पे लिखा नहीं था कि आई वॉज वर्किंग. तो अगर आप वर्क कर रहे हो तो दे विल आस्क यू समथिंग फ्रॉम योर वर्क एरिया या योर LLM, बट बिकॉज आई वॉज लाइक अ फ्रेशर ओनली, सो दे आस्क्ड मी कि अच्छा कौन से एरिया के साथ आप कंफर्टेबल हो. तो मैंने उन्हें बताया कि सर आई हैव जस्ट स्टार्टेड वर्किंग एंड मैं एक NGO में काम करती थी उस टाइम, तो अभी इट वॉज अ चाइल्ड राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड हम लोग पॉक्सो और JJ एक्ट के केसेस बहुत लेते थे. तो आई टोल्ड देम अबाउट दैट एंड कोइंसिडेंटली दैट वाज माई फर्स्ट मंथ इन माई न्यू जॉब. और वहाँ पे इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, जो भी न्यू जॉइनीज होते हैं, तो हम लोग की इंडक्शन ट्रेनिंग मेरे टीम मेंबर्स और सीनियर्स ने ली थी और बहुत डिटेल में उन्होंने पॉक्सो और JJ एक्ट पढ़ाया था. तो जानबूझ के ऑब्वियसली मैंने कहा आई हैड प्रिपेयर्ड दोज एक्ट्स और फिर उसमें से बहुत ईजी क्वेश्चंस पूछे, तो आई वाज एबल टू हैंडल दैट. तो 1-2 क्वेश्चन मैं एग्जांपल देती हूँ बिकॉज दिस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो जस्ट फॉर योर आइडिया. एक हाँ पॉक्सो एंड JJ, तो पॉक्सो प्री में और JJ मेंस में. तो एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि आर जुवेनाइल्स एंटाइटल्ड टू बेल. सो दिस इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन एक्चुअली. ये सेक्शन 12 JJ एक्ट इसमें है, जुवेनाइल्स को एक्चुअली इजीली बेल मिल जाती है. तो आई जस्ट टोल्ड देम दैट, बहुत ब्रीफली मैंने बताया. देन दे आस्क्ड मी व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एज डिटर्मिनेशन ऑफ माइनर्स. ये भी जुवेनाइल जस्टिस में से डायरेक्टली है और अगेन ये भी एक टेक्निकल इशू है, इस पर काफ़ी जजमेंट्स वगैरह आई हैं. सो और भी कुछ अभी एक आई है रिसेंटली भी, और ये पॉक्सो में भी रेलेवेंट है बिकॉज हर बार विक्टिम की एज चैलेंज होती है, तो एज डिटर्मिनेशन का प्रोसेस, और वो प्रोसेस होता है JJ एक्ट में, उसका सेक्शन और उसका प्रोसेस वहाँ पर है. फिर उन्होंने
एक इजी क्वेश्चन पूछा था, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इज एन असॉल्ट अगेंस्ट अ माइनर एग्रेवेटेड। तो पॉक्सो में आपने देखा होगा, इफ़ यू हैव एवर सीन इट, एग्रेवेटेड असॉल्ट नॉर्मल ऐसे सेक्शुअल असॉल्ट, एग्रेवेटेड ऐसे लिखा होता है। तो मैंने उसके बस कुछ एग्जाम्पल्स बोल दिए थे। देन दे आस्क्ड मी वन क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि बहुत ईजी है, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू आंसर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझसे, आई वॉज वेरी लकी, मुझसे सारे ईजी क्वेश्चन पूछे। फिर लास्ट में एक क्वेश्चन था जिसका आंसर मुझे नहीं आता था, विच वॉज एंटन पिलर ऑर्डर एंड मरेवा इंजंक्शन। ये पढ़ा था बट ऑब्वियसली कब, हाँ आप बताया था बट यूज़ नहीं करते तो दिमाग से स्लिप हो गया कहीं। तो मैंने उन्हें कहा सॉरी सर, आई एम फेमिलियर विद दीज टर्म्स बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट एग्जैक्टली। तो वो जो पैनलिस्ट थे हु आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, ही पॉज्ड द इंटरव्यू एंड ही एक्सप्लेन्ड द आंसर टू मी। सो दैट वाज वेरी नाइस। आई डोंट थिंक नॉर्मली दे डू दैट, बट ही गेव मी द आंसर हिमसेल्फ। तो उतना ही था। एंड देन लास्ट में दे आस्क्ड मी, लाइक आई हैड रिटन एन आर्टिकल ऑन मैरिटल रेप। तो उस पैनल में जस्टिस राजीव शक्धेर भी बैठे थे, हु हैड ऑथर्ड द जजमेंट ऑन मैरिटल रेप, जो वो दिल्ली हाई कोर्ट की आई थी। तो ही हैड एक्चुअली सपोर्टेड कि उसे क्रिमिनलाइज करना चाहिए। तो एक और पैनलिस्ट ने मुझसे पूछा कि व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन इट। तो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, इनके सामने ही बोलने का मौका मिल रहा है मुझे। तो दैट वाज इट। और उतने में 10 मतलब 5 मिनट का था, 10 क्वेश्चन ही थे बस, और हो गया, दैट्स इट। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मैंने अगेन मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े थे, जो भी CPC CRPC स्पेशली एविडेंस, जो टेक्निकल चीज़ें हैं ये सब पढ़े थे। और क्या कहते हैं, ये थोड़ी बोलने की प्रैक्टिस की थी मैंने। सो सर से मैंने मॉक इंटरव्यूज़ ऑब्वियसली लिए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी एक, आई डोंट नो इफ आई टोल्ड यू सर, एक्चुअली मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था। मेरी एक फ्रेंड है जो MP जुडिशरी की तैयारी कर रही है, शी इज़ फ्रॉम MP एंड हर ब्रदर इज़ अ जज इन MP जुडिशल सर्विस। तो ही हैड फॉर्म्ड अ लिटिल व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ 4 और 5 कैंडिडेट्स जो सब प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो सर हम लोगों के इंटरव्यू गाइडेंस की थोड़ी तैयारी करवाते थे। तो एवरी डे वी यूज्ड टू हैव अ जूम कॉल, और वो जो सर थे ही वुड आस्क us like 6-7 questions per person। तो वो काफ़ी हेल्पफुल था, बिकॉज एवरी डे व्हेन यू आर फेसिंग क्वेश्चंस ना, वो भी एक जज जब आपसे क्वेश्चन पूछता है वो एक डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो वो बिल्कुल अपने रियल लाइफ, कई बार अपने ही जो कोर्ट में उनके पेंडिंग केसेस थे उसमें से कोई इशू निकाल के ही वुड आस्क अस। और जब हम ग्रुप में कर रहे हैं तो वी ऑल्सो हियर अदर पीपल्स आंसर्स ना, तो उससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कैसे अपने आंसर्स को इम्प्रूव करना है। तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल। वो मैंने 1 मंथ के लिए वो किया था, एवरी डे जूम कॉल में वी यूज्ड टू डिस्कस क्वेश्चंस आंसर्स। तो वो बहुत, और उससे ये भी हो जाता है कि हमारे ब्रेन को एक तरीके से आदत हो जाती है कि उस टेंस सिचुएशन में यू आर एबल टू स्टे काम एंड गिव एन आंसर, बिकॉज इंटरव्यू में अल्टीमेटली दैट इज़ व्हाट मैटर्स। तो और वैसे क्वेश्चंस की अगर बात करें तो लाइक आई सेड कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ कैंडिडेट से प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस या बहुत ही टेक्निकल पूछे थे। एक कैंडिडेट से पूछा था हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ऐसे, और वो नहीं आंसर कर पाया तो उससे पूछा ओके हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो यू कैन नेवर एक्सपेक्ट कि क्या पूछेंगे। सो द आइडिया इज कि बस वहाँ काम रहना है, वही दैट इज द ओनली वे टू कॉन्फिडेंस वही चेक कर, बिकॉज इससे कोई फर्क, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछ के वो क्या मेरे बारे में क्या जान लेंगे, है ना। तो वो वही आइडिया, बस वो हमारी पर्सनैलिटी चेक करते हैं और हम कितने काम लिए बैठे हैं वही चेक करते हैं। और अल्टीमेटली लाइक सर सेट मेंस के स्कोर से ही सिलेक्शन होता है। दिल्ली के अंदर तो मेंस का स्कोर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इंटरव्यू के स्कोर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती। हरियाणा जुडिशरी में आपने देखा होगा उसके स्कोर में इस बार बहुत वेरिएशन था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, हर बार होता है। ओके, बट दिल्ली में ऐसा नहीं है। दे ऑलवेज मार्क ऑल द कैंडिडेट्स विद इन अ पर्टिकुलर विंडो। तो लाइक एक ही छोटा सा नैरो विंडो होगा, सारे कैंडिडेट्स को उसके अंदर मार्क्स दिए होंगे। तो ये आप अभी भी रिजल्ट खोल के चेक कर सकते हो, हम लोगों का रिजल्ट या पिछले साल का रिजल्ट हाईकोर्ट की वेबसाइट पे आप देख सकते हो। तो इसलिए इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेंस अगर आपका अच्छा गया है तो आपको वो सेलेक्ट कर ही लेंगे वहाँ पे, तो इसलिए नर्वस होने का कोई पॉइंट नहीं है वहाँ जाते रहे। मतलब मेन तो दिल्ली के अंदर मेंस पे ही आपको वर्क करना पड़ेगा। तो उसको स्टार्ट करो अपनी तैयारी।